आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के अमेरिकी स्टेट विजिट के अचीवमेंट्स की। जी हां, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका के स्टेट विजिट पर इनवाइट किया था और 22 जून को दोनों स्टेट हेड ने प्राइम मिनिस्टर के स्टेट डिनर की मेज़बानी की थी। व्हाइट हाउस से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की ये विजिट दोनों कंट्रीज़ के बीच वार्म बॉन्ड्स, फैमिली एंड फ्रेंडशिप और इंडिया यूएस साझेदारी का गवाह बनने वाला है। ये विजिट एक फ्री, ओपन, प्रॉस्परस एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक के लिए दोनों कंट्रीज़ के शेयर्ड कमिटमेंट और डिफेंस, क्लीन एनर्जी और स्पेस में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला साबित होगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें हमारे प्राइम मिनिस्टर की अमेरिकी स्टेट विजिट पर टिकी हुई थी और हर कोई यही जानना और समझना चाह रहा था कि आज की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर के क्या मानी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के प्रोफेसर शेषाद्री चारी, ICRIE और में प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी और जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर शाहिद अहमद। आप सभी का हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पूरी विज़िट है इस पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक क्रक्स अगर हमें निकालना हो इस प्राइम मिनिस्टर की विज़िट का, पूरी दुनिया में इस विज़िट की चर्चा हुई, कैसे आप देखती हैं इसको? देखिए, मैं जो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन से यूएस इंडिया का काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। इन ट्रेड, ये हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर में है। थर्ड लार्जेस्ट हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है वो अमेरिका से आता है और कई सारे फोरम में, जो ट्रेड फोरम में हो रहा है, तो इंडिया और यूएस कई सारे इंटरनेशनल फोरम में बात कर रहे हैं। जैसे इंडो पैसिफिक में हम लोग रेजिलियंट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी दुनिया भर में आपने कोविड के टाइम में देखा और रिसेंट वॉर के टाइम में देखा कि कंपनीज़ का ज़रूरत होता है कि अपना सप्लाई चेन रेजिलियंट रहे, रिस्क फ्री रहे और इसमें यूएस कंपनी और इंडियन कंपनी का काफ़ी महत्व है और पार्टनरशिप करने का काफ़ी स्कोप है। जो मुझे जो दिखाई देता है, मैं ट्रेड एक्सपर्ट हूँ, मैं ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस विजिट का जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर में यूएस का सबसे बड़ा रोल है और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी एरिया में हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और सस्टेनेबिलिटी के लिए एनर्जी पार्टनरशिप्स भी और जो रिस्क फ्री सप्लाई चेन बनाना, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब एरियाज़ में जो हम काम कर रहे हैं एक साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट। प्रोफेसर शाहिद अहमद जी, यही क्वेश्चन मैं आपसे भी लेना चाहूँगी। ये जो विज़िट थी बहुत क्रूशल है, जैसे कि मैम ने बोला कि ट्रेड और पार्टनरशिप के लिहाज से भी अमेरिका इंडिया काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और ये वाली ख़ास तौर पर विज़िट क्यों मायने रखती थी, इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो। ये जो विज़िट हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूनाइटेड स्टेट्स में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अगर देखें कि इंडिया का ब्रॉडली जो करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में रहता है, लेकिन जो यूएस के साथ इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है और ट्रेड सरप्लस भी ह्यूज अमाउंट में ट्रेड सरप्लस है। इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है अराउंड 32 बिलियन के आसपास इंडिया ट्रेड सरप्लस में है और हमारे लिए यूएस नॉट ओनली मर्केंडाइज ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि ट्रेड इन सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो आप सभी जानते हैं कि H1 वीज़ा का जो इशू है, इंडियंस को सबसे ज़्यादा H1 वीज़ा को मिलता है ग्लोबली, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर H1 वीज़ाज़, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विसेज ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इन्वेस्टमेंट एंगल है ब्रॉडली, अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशंस को तीन उसमें देखें, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, तो तीनों पर्सपेक्टिव से जो यूनाइटेड स्टेट्स है
वो इंडिया के एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड नॉट ओनली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इंडिया भी यूएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी जो दुनिया का जो प्रोडक्शन नेटवर्क है इस वक्त वो चाइना से लिंक्ड अप है। पूरा जो सप्लाई चेन है, चाहे यूएस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और इंडिया का चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो चाइना के कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन नेटवर्क है वो चाइना से लिंक्ड अप है। अब जो यूएस और सारा जो ओईसीडी कंट्रीज़ में ये अप्रोच है कि देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव, कोई ना कोई एक दूसरे मुल्क में भी सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, जिसको ब्रॉडली हम कहते हैं चाइना प्लस वन। तो उस एंगल से जो इंडिया की विजिट, प्राइम मिनिस्टर की विजिट रही, वो बहुत ही सक्सेसफुल विजिट रही। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जो लीडरशिप का रोल होता है वो होता है पॉजिटिविटी क्रिएट करना। बाकी मार्केट अपने आप सारा उसके जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर कर लेती है। तो ये इस विजिट ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट बाइडन साहब की जो विजिट हुई, मुलाकात हुई, और उसमें जो बहुत सारे एग्रीमेंट और इंटरेक्शंस हुए हैं, उससे जो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जो मार्केट सिग्नल गए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव गए हैं। अब बाकी तो जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो पैटर्न है उसका बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल बेसिस पे वो रन होते हैं, लेकिन जब नेगेटिविटी होती है तो ये पाथ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अब पहली काफ़ी दिन बाद, वैसे तो हमारा हिस्टोरिकली ट्रेड रिलेशंस बड़े अच्छे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, लेकिन अब जो डायरेक्शन है वो इंडिया को यूएस एज ए इम्पोर्टेंट पार्टनर की हैसियत से देख रहा है। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया का जो इमर्जिंग इकॉनमी एज ए ग्रोथ रेट है वो अगले अगर मैं आपको डेटा बताऊं, जो प्रोडिक्शन है बाय 2027 इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और जो इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द रेंज ऑफ 6% और 5% इन कमिंग ईयर्स, जो कि इन इकोनॉमीज़ में बहुत कम हैं। तो उस एंगल से ये जो सारा एस्टिमेट्स यूएस इकोनॉमिस्ट का और यूएस पॉलिसी मेकर्स का ये है कि इंडिया इज़ ए पार्टनर, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड नाउ इसी एंगल से सारा जब क्योंकि यूएस इज़ ए लीडर ऑफ मोर और लेस इन टेक्नोलॉजी एज वेल एज आल्सो इन ए ओईसीडी ग्रुप in many sense, and when जब यूएस इंडिया को इक्वल पार्टनरशिप में वेटेज दे रहा है, तो जो बाकी ओईसीडी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, सभी कंट्रीज़ में इंडिया को एज ए पार्टनर की हैसियत से देखा जा रहा है, और उसी एंगल से बातचीत हो रही है। बिल्कुल। एंड इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शेषाद्री, जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रेड तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही, लेकिन इंडिया यूएस की जहाँ पर भी बात होती है तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को लेकर भी क्या हो रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में G20 होने वाला है, दुनिया भर की नज़रें इंडिया पे वैसे ही टिकी हैं। आप कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट को? ये बहुत अहम मुद्दा है वास्तव में। देखिए, पिछले 2 दशकों का अगर हम इतिहास देखेंगे, दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें पहले एक समय ऐसा था कि जिन देशों के पास सामरिक ताकत थी, डिफेंस स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, वैसे दुनिया में सुपर पावर एक अलग होता है, स्ट्रॉन्ग पावर अलग होते हैं, फिर मिडिल पावर्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पावर हमेशा क्या करता है कि वो सुपर पावर के साथ टक्कर लेने की कोशिश करता है। एक समय ऐसा था तो अमेरिका सुपर पावर था, तो यूएसएसआर जिसको हम पहले कहते थे, सोवियत यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, अभी तो रशिया बन गया है, वो एक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग पावर था। तो सामरिक दृष्टि से रशिया बहुत ताकत रखती थी, और रशिया का जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में बहुत बड़ा एक रोल था। यहाँ तक बल्कि ये भी था कि रशिया जो है वो एक दृष्टि से स्पेस में भी आगे था, यानी दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जो स्पेस पर गया वो रशियन था। सबसे पहला जो एनिमल, कुत्ता जो स्पेसशिप में बैठ के गया वो रशियन था। तो रशिया एक दृष्टि से अमेरिका के आगे माना जाता था, लेकिन वो अभी इट इज़ हिस्ट्री। लेकिन आज दुनिया में स्ट्रॉन्ग पावर और सुपर पावर के बीच में जो टक्कर हो रही है वो किस बात को लेकर हो रही है? केवल सामरिक ताकत को लेकर नहीं हो रही है, वो आर्थिक ताकत को भी लेकर हो रही है। वैसे देखा जाए तो आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जियोपॉलिटिकल स्थिति से हम जिसको देखेंगे
तो एक ऐसा है कि एक 15 ट्रिलियन इकोनॉमी और 25 ट्रिलियन इकोनॉमी के बीच का टक्कर है ये। तो कौन ताकतवर रहता है ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें ताकत जो है वो 15 ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे अगर 10 ऐसे देश हैं जिसको मैंने मिडिल पावर कहा, अगर 10 मिडिल पावर चीन के साथ है तो चीन ताकतवर बनता है, अगर 10 मिडिल पावर अमेरिका के साथ है तो अमेरिका ताकतवर बनता है। तो ये जो देश की जो टक्कर चल रही है दुनिया में, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट रहा, वो एक बात को साबित करता है कि इंडियाज़ पोजीशन इन डिटरमिनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ नेशंस हैज़ बीन अपडेटेड। तो आज भारत की जो स्थिति है वो ये है कि भारत जिसके साथ खड़ा है वो ताकतवर माना जाएगा। मतलब भारत की ताकत उस ताकत वाली शक्ति को प्रदान करता है, ये परिस्थिति है। तो आपने जो सवाल किया उसका अगर संक्षिप्त में जवाब देना हो तो हमें ये कहना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर जो विज़िट था, स्टेट विज़िट था, इसने 3 बातों को प्रदर्शित किया है, आगे लाया है। सबसे पहले तो दुनिया में हम जिसके साथ भी बात करते हैं, किसी भी देश के साथ बात करते हैं, तो उस देश के जो विचार हैं और हमारे जो विचार हैं उसमें अंतर हो सकता है। देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड बट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन डज नॉट मीन देयर इज़ नो कन्वर्जेंस। तो हम एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करते हैं, जिन बातों को लेकर हम सहमति दर्शा सकते हैं, सहमति दिखा सकते हैं, उन बातों के बारे में हमने सहमति दिखाया। परंतु जिन बातों के बारे में हमारे बीच सहमति नहीं है, उस सहमति को रख कर भी हम बातचीत कर सकते हैं। ये इस विजिट ने साबित कर दिया। बिल्कुल। अगर एक छोटा सा उदाहरण देना हो तो रूस और यूक्रेन के बीच का जो मामला है उसमें भारत ने एक अलग स्टैंड लिया है, अमेरिका ने एक अलग स्टैंड लिया है। फिर भी हमने कहा कि वो बात अपनी जगह अलग है, परंतु हमारे बीच के जो ताल्लुकात है वो हम ताल्लुकात रखेंगे। ये एक बात कही। दूसरी बात जो है वो हमें देखना चाहिए कि पिछले 10-15 सालों में, जैसे शाहिद भाई ने बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी एक अहम भूमिका है। अब टेक्नोलॉजी की अगर अहम भूमिका है और अमेरिका अगर टेक्नोलॉजी से सबसे आगे है, तो स्वाभाविक हमें अमेरिका से जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिले उतना मिलना चाहिए। परंतु टेक्नोलॉजी मिलते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी घायल ना हो, यानी उसकी भी ताकत बनी रहे, वो भी ताकतवर हो। तो ये अगर करना हो तो अभी जी और हाल का जो HAL का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें बहुत बड़ी ताकत हमें मिलने वाली है, क्योंकि हम F414 की जो इंजन है वो हम बनाएंगे। मतलब जी जो है वो हमारे देश में बनाएगा। अब इसका एक मामला ये भी है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये हमारे पक्ष में रहेगा। 2012 में जो समझौता हुआ उसमें 56% था, 56% का था, अब 80% हो गया। और इंजन जो है वो विमान का हृदय माना जाता है, हार्ट माना जाता है। अगर हम इंजन बना सकते हैं यहाँ पर, तो विमान बनाकर हम उसको अन्य देशों में बेच सकते हैं। यानी आवर एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज। एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज जब होता है तो धीरे धीरे हम एक ताकतवर देश अपने आप में बनते हैं। वो एक दृष्टि से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में बहुत अहम बात रखती है। इसीलिए डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ट्रेड, इन 5 विषयों में हमारा देश 10 कदम आगे गया है इस एक विजिट के कारण। बिल्कुल, यानी कि ये बात तो इग्नोर नहीं की जा सकती कि इंडिया का जो वेट है वो दुनिया भर में आज इतना है कि सबकी नज़रें भारत पे टिकी हुई हैं और भारत एक ताकतवर देश तो है ही और इमर्ज होता जा रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। पर मिस अर्पिता, आपसे जानना चाहूँगी कि अचीवमेंट्स की अगर ख़ास तौर पे बात करें, चाहे डिफेंस हो, चाहे ट्रेड हो, हर तरह से, हर लिहाज से ये विज़िट जो थी बहुत ख़ास थी। लेकिन इनमें से अगर टेक अवे पॉइंट्स हम निकालना चाहें कि ये अचीवमेंट्स थे ख़ासतौर पे ट्रेड और इकोनॉमिक्स को लेकर, तो आपकी इस पे क्या राय रहेगी? इस विज़िट में जो 3 खास थे, एक तो जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। बड़ी स्पेसिफिक पॉइंट्स इसमें आया है। स्पेस कोलैबोरेशन, डिफेंस कोलैबोरेशंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। और देखिए उसके अगर साइड में आप जाके देखें तो कुछ छोटे मोटे जो मुद्दे जो
जनरली डिस्कस नहीं होते उसको सिलेक्ट करके सिलेक्टिवली जो इश्यूज है उसको एड्रेस किया गया है। जैसे मानिए WTO में जहाँ पे हम लोगों के बीच में बन नहीं रहा था, तो WTO का जो केसेस है उसको बाइलैटरली रिजॉल्व करने की जो मैकेनिज्म है, नेचुरली ये ट्रेड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, जैसे वीसा का जो इन्होंने बताया है कि अब बेंगलोर में और सियाटल में वीसा सेंटर बनेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के लिए पहले सबको चेन्नई जाना पड़ता था वीसा लेने के लिए, तो ये एक मेजर बेनिफिट मिल रहा है इंडियन कंपनीज को जैसे सोचा गया है। ये लग रहा है छोटे छोटे चीज़ें, मगर इन्होंने बहुत छोटे छोटे और अहम मुद्दे चीज़ें को पकड़ा जो कि खुद पे खुद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करेगा। एक और चीज़ है जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में इंडियन कंपनीज बहुत दिन से बोल रहे थे कि मेरे को सोशल सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी चाहिए, उस विषय का भी मेंशन किया गया है इस विजिट पे। और जो सर ने भी बताया कि सबसे बड़ी बात है कि जो टेक्नोलॉजी जो है उनके पास बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करके जो किया गया है यहाँ पे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जैसे देश में अगर हम लोग डिफेंस को हमने FDI वगैरह अलाउ किया है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए और मॉडर्न कोलैबोरेशन चाहिए। सेकेंडली, अमेरिकन्स ने भी रियलाइज़ किया है कि हमारा जो स्किल्ड मैन पावर है वो कैसे उनके टेक्नोलॉजी के साथ मैच किया जा सकता है। कई सारे अमेरिकन कंपनीज़ ने इमीडिएटली ड्यूरिंग द विजिट अनाउंस किया है, जैसे मानिए अमेजोन ने अनाउंस किया कितना जॉब क्रिएट करेगा, ऐसे कई सारे जो अमेरिकन कंपनी इंडिया में है उन्होंने तुरंत उस पर अनाउंसमेंट्स की है कि कितना जॉब होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट लाना, मॉडर्नाइज करना, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे खास ध्यान दिया गया। बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी खासतौर पे जैसे कि शेषाद्री साहब ने भी कहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी 80% तक हो जाना डिफेंस के केस में या दूसरी टेक्निकल चीज़ों में भी, जैसे आप बता रही हैं, इम्पॉर्टेंट अहम कदम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी शाहिद अहमद साहब कि दुनिया भर में जब कोविड फैला उसका असर देखने मिला, और आज भी रिसेशन का एक जो डर है, जो रियलिटी है रादर दुनिया भर में, वो देखने मिल रही है। लेकिन इसी में अगर भारत की बात करें तो भारत में उस तरह का असर नहीं देखा जा रहा है। भारत अभी भी एक इमर्जिंग कंट्री है, इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। वो आप कैसे देखते, क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो कि इस पर काम कर रही हैं, जिस पे अभी US की विज़िट में भी हाईलाइट किया गया है, जिससे कि हम इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं? ग्लोबली जो फॉरकास्ट है उसका रिसेशन का, वो एक्चुअली समझो जुलाई मंथ्स ऑनवर्ड प्रोडिक्शन है कि UK की जो प्रोबेबिलिटी है अराउंड मोर देन 60% रिसेशन प्रोबेबिलिटी है, US की भी मोर देन 60% प्रोबेबिलिटी है, एंड यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो जिनका प्रोबेबिलिटी जो CEBR करके सेंटर है जिसने प्रोडिक्शंस की हैं, उसके हिसाब से यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं जहां जो रिसेशन को की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, इंडिया की जो उनके हिसाब से जो प्रोडिक्शन है वो 0% है, यानी देयर इज़ कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया में रिसेशन होगा। और जो प्रोडिक्शन के हिसाब से रिसेशन का मतलब होता है कि जब हम नेगेटिव ग्रोथ रेट देखते हैं 2-3 क्वार्टर तक, लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगले जो प्रोडिक्शंस है, अब जो इस साल के लिए तो जो हमारा RBI की प्रोडिक्शन है वो 6.5% है, IMF की प्रोडिक्शन 5.9% है। ब्रॉडली जो प्रोडिक्शंस है इंडियन GDP ग्रोथ की एनुअल, वो अराउंड 6% के रोटेट होती हैं सारी के सारी। और अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी यही प्रोडिक्शन है अराउंड 5 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग अगले नेक्स्ट 5-6 ईयर्स का कोई जो नियर फ्यूचर में हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो 5% के अराउंड रहेगी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, ऐसा प्रोडिक्शन है। अब जो पॉलिसीज़ का ताल्लुक़ है तो गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो रहा है ये एक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर ज़रूरत है, ये पॉलिसी को साइलेंटली बैठ नहीं जाना सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि जो हमने कोविड को जिस तरह से हैंडल किया, बहुत इफ़ेक्टिवली हैंडल किया, क्योंकि कोविड जो है सबसे बड़ा शॉक था पिछले हमारे
अगर ये कहें कि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा शौक है, क्योंकि जो 2007 और 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस आया था वो यूएस का था, और यूएस ने सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट किया वो फिर यूरोप को किया, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट सभी पे आए, हम लोगों पे भी आए। लेकिन ये एक ऐसी पेंडेमिक थी जिससे हम भी बैडली अफेक्ट हुए और अच्छा खासा हम लोगों को इसका असर हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो हम लोगों ने वैक्सीनेशन का इनिशिएटिव लिया, जिस तरह से जल्दी सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, इंडिया का जो अच्छी बात है कि लोग जब जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होता है, सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही कुछ करे और वो इफ़ेक्टिव हो जाए। लेकिन यहाँ ये हुआ कि बहुत सारे कंट्री जहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पैसे होने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से लोगों को कहा गया कि ये वैक्सीन हमारा है, लोकली हमने 1-2 वैक्सीन, एक हमारा बाहर से यूके वाला वैक्सीन था जो इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन एक हमारा अपना लोकल जो वैक्सीन था वो भी हमने उसको ईजाद किया और उसको प्रोडक्शन किया, तो बहुत सक्सेसफुली उसको हमने हैंडल किया। डॉक्टर शेषाद्री, आपकी क्या राय रहेगी इस मामले पे कि जो अभी की विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर पहले भी जा चुके हैं कई बार यूएस, लेकिन इस बार की विजिट खास थी, कई सारे टेकअवेज थे और बहुत सारे अचीवमेंट्स थे जो पहले शायद नहीं देखे या नहीं नोटिस में आए। आप कैसे देखेंगे इस विजिट को, इस स्टेट विजिट क्यों, किस तरह से खास रही है? प्रधानमंत्री पहले भी बहुत बार जा चुके हैं, वो अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन 2014 के बाद ये सबसे पहला स्टेट विजिट है। बट हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट विजिट हो या अन्य विजिट हो, इस पर कंटिन्यूटी है, और हम इस स्टेट विजिट के अलावा भी अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। समय समय पर हमने उनको कहा भी है कि भाई उनके जो कुछ कदम हैं उन सभी कदमों से हम वाकिफ़ थे, और लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उनके साथ हम सहमत हैं किसी बातों में। उधर अगर एग्जांपल देना हो तो अमेरिका सैंक्शंस ऑन ईरान, म्यांमार, रशिया, इससे हम सहमत नहीं थे। इसके पहले 2012-13 के पहले भी एक बार जब सैंक्शंस हुए थे, 2010 में हुए थे, 11 में हुए थे ईरान पर, तो हमने थोड़ा बहुत अमेरिका को मदद किया। हमने कहा कि ठीक है, सैंक्शंस अगर लगाते हैं तो हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन वैसे ही म्यांमार में भी हुआ सैंक्शंस, और हमारी गलती हुई कि हम अमेरिका से के पक्ष में खड़े रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है इन दोनों देशों में, वो चीन वहाँ पर जाकर बैठ गया। तो इस बार हमने अमेरिका को कहा कि आप सैंक्शंस भले कर सकते हैं, परंतु हम सभी सैंक्शंस से सहमत नहीं हैं। तो अमेरिका ने माना, अमेरिका ने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है, आप अपने देश के हित में जो है वो करिए, जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कायम रखते हुए हम अमेरिका के साथ जो मदद करनी हो हम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, इस विज़िट में सबसे अहम बात यह है कि जिसको हम मैनोवरेबिलिटी कहते हैं डिप्लोमेसी में, यानी अनेक प्रकार के रोड ब्लॉक्स होने के बावजूद भी हम मैनोवर कर सकते हैं, और हम दोनों उन सभी रोड ब्लॉक्स को हम काबू कर सकते हैं, उसके पार जा सकते हैं। ये साबित करके दिखा है। जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड है, आर्टेमिस अकॉर्ड में हमने कहा, अब तक हम ये कहते रहे कि ये जो स्पेस है, आउटर स्पेस जिसको हम कहते हैं, या समुद्र है, या पानी है, हवा है, जिसको हम ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं, हमारा ये कहना था कि ग्लोबल कॉमन्स को मोनेटाइज करने का ताकत या मोनेटाइज करने का अधिकार किसी एक देश को नहीं है। कोई एक देश ये नहीं कह सकता कि पूरा दुनिया में जितने भी स्पेस है वो मेरा है, जितना भी पानी है वो मेरा है, पानी के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा है। ये हम नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। आजकल एक नई जो तकनीक आउटर स्पेस में उभरी है, वो एक देखा जाए तो स्पेस से कुछ चीज़ें निकाल के उसका उपयोग करना, मीटियोर का उपयोग करना, मीटियोर माइनिंग किस कहते हैं, इन सभी चीज़ों में दुनिया के कुछ देश, खास करके चीन, बहुत काम कर रहा है, और इसके कारण स्पेस डेब्री जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ रहा है। अब ये स्पेस डेब्री नहीं बढ़ना चाहिए, स्पेस स्टेशन होना चाहिए। रूस का स्पेस स्टेशन है, रूस ने कह दिया कि हमें उस स्पेस स्टेशन में कोई रुचि नहीं है, उसको बंद कर रहे हैं। अगर वो बंद हो गया तो जो स्पेस ऑर्बिट में जो चीज़ें हैं उसको तकलीफ़ हो सकती है। इसीलिए आर्टेमिस अकॉर्ड ये बहुत बड़ा अकॉर्ड है, और आज पहली बार इस विज़िट में, आपने जो कहा ना कि इसके पहले के विज़िट का और इसमें क्या बड़ा अंतर है, सबसे पहला अंतर ये है कि हमने आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट बना है और पार्टिसिपेट करने का मंजूरी दी है।
इसके कारण क्या होगा कि जितने स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात अमेरिका करेगा और अमेरिका से जुड़े हुए जितने देश करेंगे उन सबका फ़ायदा हमको होगा। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेस में अमेरिका जितना ताकतवर है, अमेरिका ने जितना टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उससे कम, परंतु बहुत कम नहीं, ये इसरो ने डेवलप किया है। इसलिए इसरो और आर्टेमिस अकॉर्ड ये साथ में काम करेंगे। एक बहुत बड़ा कदम है देश के लिए, भारत के लिए। मैम आपसे मैं अर्पिता जी एक क्विक कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगी इस विज़िट को, इस स्टेट विज़िट को जो पहली बार हुई और आने वाले दिनों में इसका जो असर है उसको आप कैसे देखती हैं? मेरे हिसाब से तो ये इसकी असर बहुत पॉजिटिव होगी। इसके बिजनेसेस पे पॉजिटिव असर ऑलरेडी दिख रहा है। बिजनेस काफ़ी खुश है इस विज़िट से, और कई सारे जो हमारे दिक्कतें थे ये जो हम इसको धीरे धीरे इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है इस विज़िट की। मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कई जगह पे हमारे कोलैबोरेशंस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक फ्रंट में और भी स्ट्रेंथन होंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।